नमस्ते एंड वेलकम टू शॉम। पाकिस्तान में चाइना के प्रोजेक्ट्स पर अटैक होना कोई नई बात नहीं है। अक्सर हम न्यूज़ में सुनते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद चाइनीज नेशनल्स या चाइनीज फंडेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर अटैक हुआ है। हर अटैक के बाद चाइना पाकिस्तान को सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए कहता है और अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाता है। पाकिस्तान भी चाइना से वादा करता है कि इन अटैक्स को रोकने का हर संभव प्रयास करेगा, लेकिन फिर भी ये अटैक्स रुकते नहीं हैं। जैसा अभी रिसेंटली कराची एयरपोर्ट के पास चाइनीज नेशनल्स के ऊपर अटैक हुआ, जिसकी जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली। कुछ दिनों में पाकिस्तान SCO समिट होस्ट करने वाला है और अभी सिक्योरिटी सिचुएशन का ये हाल है। खैर, सवाल ये उठता है कि चाइना के लोगों और चाइना के प्रोजेक्ट्स के ऊपर पाकिस्तान में इतने अटैक्स क्यों होते हैं। इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ये पॉपुलर सेंटिमेंट है कि चाइनीज प्रोजेक्ट्स बस यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे और पूरा फायदा खुद ले जाएंगे। लोकल्स पाकिस्तान में चाइनीज इन्फ्लुएंस और डोमिनेशन को अपोज करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उनको चाइनीज प्रोजेक्ट्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनकी जिंदगियां बेहतर नहीं होंगी। जो भी वेल्थ जनरेट होगी उसे करप्ट ऑफिशियल्स रीजन के डेवलपमेंट में लगाने के बजाय खुद हड़प लेंगे। तो चूंकि यहाँ चाइना के कंट्रोल को पसंद नहीं किया जाता है और लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट और मिलिट्री से हाईली डिससेटिस्फाइड हैं, इसलिए उनका गुस्सा फिर बीच बीच में हमें ऐसे अटैक्स के रूप में देखने को मिलता है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट और मिलिट्री इन अटैक्स का ब्लेम फॉरेन पावर्स पर डाल देते हैं कि ये अटैक्स विदेशी ताकतें करवा रही हैं ताकि चाइना और पाकिस्तान के बीच में दरार आ जाए। मतलब गलती मानकर अपनी कमियां सुधारने के बजाय ब्लेम दूसरे देशों पे शिफ्ट किया जा रहा है। जाहिर है इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। जब तक पाकिस्तान में गवर्नेंस को ठीक नहीं किया जाएगा और इकोनॉमी को सुधारा नहीं जाएगा, तब तक ऐसे अटैक्स होते रहेंगे। नेक्स्ट डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशंस और इजराइल के बीच बढ़ती टेंशंस को लेकर है। लास्ट वीक इजराइल ने UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस को अपनी धरती पर कदम रखने से बैन कर दिया था। मिस्टर ग्यूटेरेस ने ईरान के द्वारा इजराइल पर किए गए मिसाइल अटैक को ओपनली कंडेम नहीं किया था। इस पर इजराइल नाराज हो गया था और UN चीफ को इजराइल में पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया था, मतलब उनकी इजराइल में एंट्री बैन कर दी थी। तो कुछ दिनों पहले UN चीफ पर इजराइल के अगेंस्ट बायस्ड होने के आरोप लगे थे, जिनको UN ने पॉलिटिकल स्टेटमेंट कहा था। और अब एक नए डेवलपमेंट में UN ने इजराइल को वार्न किया है कि अगर UN पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी एजेंसी UNRWA को गाजा और वेस्ट बैंक में काम करने से रोका गया तो लोग बहुत ज्यादा सफर करेंगे। UNRWA का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट। पैलेस्टीन रिफ्यूजीज को एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल सर्विसेज और इमरजेंसी एड प्रोवाइड करने के लिए इसे 1949 में एस्टैब्लिश किया गया था। ओवर द ईयर्स कॉन्फ्लिक्ट के कारण लाखों पैलेस्टीनियंस डिस्प्लेस हुए हैं और इस समय रेफ्यूजीज की तरह जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, वेस्ट बैंक और गाजा जैसी जगहों में रह रहे हैं। UNRWA का काम है कि इन पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज को क्रूशल सर्विसेज प्रदान करना। अब इसी साल जुलाई में इजरायली पार्लियामेंट ने एक बिल को अप्रूव किया जिससे UNRWA को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाएगा और गाजा और वेस्ट बैंक में इसके ऑपरेशंस पर रोक लगाई जाएगी, क्योंकि इजराइल का मानना है कि UNRWA के एम्प्लॉयज गाजा में हमास मिलिटेंट्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं और ह्यूमैनिटेरियन एड पर फोकस करने के बजाय एक्टिविज्म और टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। कई बार ऐसे एलिगेशंस लगे हैं कि UNRWA के स्कूल्स और रिसोर्सेज का इस्तेमाल मिलिटेंट ग्रुप्स के द्वारा किया जाता है। खुद यूनाइटेड नेशंस कह चुका है कि UNRWA के कुछ मेंबर्स का लिंक इजराइल पर हुए 7 अक्टूबर 2023 के अटैक से हो सकता है। कुछ स्टाफ मेंबर्स को तो इवन डिसमिस भी किया जा चुका है। इन सब को देखते हुए ही इजराइल ने UNRWA को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेबल किया है। हालांकि UN चीफ चाहते हैं कि वेस्ट बैंक में UNRWA के ऑपरेशंस को ब्लॉक न किया जाए, नहीं तो यहाँ पे ह्यूमन सफरिंग और ज्यादा बढ़ेगी। एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर खड़ा हो जाएगा। बट इजराइल UN की वार्निंग को इग्नोर कर रहा है और कह रहा है कि अगर UNRWA एक ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी की तरह काम करती तो उसे बैन नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के लेटेस्ट स्टेप के बारे में। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के साथ अपनी बॉर्डर को परमानेंटली सील करने जा रहा है।
नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का कहना है कि साउथ कोरिया और अमेरिका अननेसेसरली टेंशंस को एस्केलेट कर रहे हैं और नॉर्थ कोरिया के प्रति एक अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे हैं। अग्रेसिव बिहेवियर से उनका आशय था साउथ कोरिया का यूएस के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करना, साउथ कोरिया में यूएस के मिलिट्री बेसेस, ट्रूप्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स का तैनात होना और इन देशों के द्वारा नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट प्रोवोकेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना। मिस्टर किम के अनुसार यूएस और साउथ कोरिया की इस कन्फ्रंटेशनल अप्रोच के कारण ही अब नॉर्थ कोरिया अपने सदर्न नेबर के साथ बॉर्डर को परमानेंटली सील करेगा और अपने फ्रंटलाइन डिफेंस स्ट्रक्चर्स को मजबूत करेगा। नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से जोड़ने वाली रोड्स और रेलवेज को कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया जाएगा। मिस्टर किम के अनुसार सेल्फ डिफेंस के लिए ये स्टेप्स लेना जरूरी है। इस पर साउथ कोरिया का कहना है कि नॉर्थ कोरिया के द्वारा स्टेटस को में किसी भी तरह के बदलाव को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आगे साउथ कोरिया का कहना है कि नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम कोरियन पेनिनसुला की शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और यदि नॉर्थ कोरिया ने कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो उसे सीवियरली पनिश किया जाएगा। तो यूरोप और वेस्ट एशिया के बाद अब कोरियन पेनिनसुला में भी हॉस्टिलिटीज बढ़ती हुई दिख रही हैं। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया तेजी से अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए तमाम स्टेप्स ले रहा है और रेगुलरली वेपन्स को टेस्ट करता जा रहा है। आगे इस बात की भी कंसर्न्स उठ रही हैं कि मिस्टर किम देश के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के पीसफुल रीयूनिफिकेशन के लॉन्ग टर्म गोल को हटा देंगे और साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया का प्रिंसिपल एनिमी घोषित कर देंगे। फर्दर इस बात की भी आशंका है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरियन वाटर्स में नए टेरिटोरियल क्लेम्स असर्ट करेगा, तो कोरियन पेनिनसुला में टेंशंस बढ़ती हुई दिख रही हैं। लास्ट में आज आसियान और ईस्ट एशिया समिट की बात करेंगे। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री लाओस की राजधानी वियंटियन में हैं। यहाँ वो आसियान और ईस्ट एशिया समिट अटेंड करने आए हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ती जियोपॉलिटिकल टेंशंस और इकोनॉमिक कॉम्पिटिशंस के कारण आसियान और ईस्ट एशिया समिट की इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई है। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इश्यूज को एड्रेस करने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। फ्री, ओपन और सिक्योर इंडो पैसिफिक दोनों ही प्लेटफॉर्म्स का मेजर थीम है। आसियान की बात करें तो आज इसे डेवलपिंग वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखा जाता है। 1967 में थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस ने आसियान डिक्लेरेशन साइन किया, जिससे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एस्टैब्लिश हुआ। लक्ष्य था रीजनल पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी। आसियान को साउथ ईस्ट एशिया रीजन के सभी देशों के लिए ओपन रखा गया था। ग्रेजुअली इसमें म्यांमार, लाओस, कैम्बोडिया, वियतनाम और ब्रुनेई शामिल हो गए और तब से ये 10 देश इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, एजुकेशनल और अन्य फील्ड्स में कोऑपरेट कर रहे हैं। आसियान का मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इसके हेडक्वार्टर्स इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हैं। आसियान का खुद का फ्लैग और एंथम है। आसियान समिट साल में 2 बार होती है और इस ग्रुप की चेयरमैनशिप मेंबर्स के बीच एनुअली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रोटेट होती रहती है। फिलहाल चेयरमैनशिप लाओस के पास है, जो अभी एनुअल लीडर्स समिट होस्ट कर रहा है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसे 10 साल पूरे हो गए हैं, उसमें आसियान सेंट्रल रोल प्ले करता है। नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स से प्रॉक्सिमिटी को देखते हुए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से अच्छे रिलेशंस रखना महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत अपने एक्सटेंडेड नेबरहुड में फोकस इंक्रीज कर रहा है और साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ कनेक्टिविटी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट और मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसे एरियाज में कोऑपरेट कर रहा है। आसियान देशों में कुछ मेजर ग्लोबल पावर्स के एडिशन से ईस्ट एशिया समिट बनता है। ईस्ट एशिया समिट के पार्टिसिपेंट्स हैं आसियान के 10 देश प्लस 8 अन्य देश, यूएस, रशिया, चाइना, भारत, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ईस्ट एशिया समिट की मीटिंग्स आसियान समिट के बाद होती हैं। इसमें एशिया पैसिफिक रीजन के ब्रॉडर इश्यूज पर फोकस किया जाता है, जिनमें इकोनॉमी और मैरीटाइम सिक्योरिटी के अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, काउंटर टेररिज्म और क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज शामिल हैं। तो ये आसियान और ईस्ट एशिया समिट का एक बेसिक बैकग्राउंड था। अभी मीटिंग्स में जो भी होगा वो हम आपको आगे की वीडियोस में अपडेट कर देंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपके समय के लिए धन्यवाद।